Which of the following is not an intensive property? A option density, B option molar volume, C option entropy and D option specific heat capacity. निम्नलिखित में से कौन एक गहन गुण नहीं है? A option घनत्व, B option मोलर आयतन and C option एंट्रोपी and D option विशिष्ट ऊष्माधारिता. बच्चों फटाफट चैट सेक्शन के अंदर आंसर दो, सारे बच्चे आ जाओ. क्लास स्टार्ट हो चुकी है, लेक्चर नंबर 12 शुरू हो चुका है आपका. लेक्चर नंबर 12 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी का बीएससी बीएड सेकेंड ईयर एंड बीएससी सेकेंड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स आ जाओ बच्चों. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चे आ जाओ. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जो बच्चे क्लास लगा रहे हैं सारे आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ए ऑप्शन डेंसिटी, बी ऑप्शन मोलर वॉल्यूम एंड सी ऑप्शन एंट्रोपी एंड डी ऑप्शन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. फटाफट चैट सेक्शन के अंदर इसके सारे आंसर बच्चे देते जाओ. जितने बच्चे हैं सारे आंसर दो फटाफट. ऑल स्टूडेंट गिव द आंसर इन चैट सेक्शन. मैं ताकि चेक कर रहा हूं कि बच्चे कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. कुछ बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, हमें यह पता होता है. तो बच्चों क्लास प्रॉपरली लगाओ, ये क्लास आपके लिए है. मान लो कोई दिक्कत आती है आपको क्लास लगाने में, तो उस टाइम क्लास ना लगा करके मुझे इंफॉर्म करके क्लास बाद में लगा लो. आपको कौन सा कोई कुछ कहता है, क्लास ऑलवेज सेव रहेगी आपके लिए. निम्नलिखित में से कौन एक गहन गुण नहीं है? शाबाश बच्चों, जल्दी इसका आंसर बताओ. फिर अपने न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज. फटाफट जल्दी आ जाओ. इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है, चलो चलते हैं यहां पे. आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर. थर्मोडायनेमिक्स में क्या टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं? हमारा टॉपिक का नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इन थर्मोडायनेमिक्स इन ऊष्मा गतिकी हीट एंड हीट कैपेसिटी. बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज हीट, ऊष्मा क्या होती है, इसके बारे में मुझे आप समझाइए कि व्हाट इज ऊष्मा. अगर मैं तुमसे पूछूं कि हीट क्या होती है, अगर एक क्वेश्चन वन लाइन में क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज हीट, ऊष्मा क्या होती है. क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉन मेडिकल वाले हैं और नॉन मेडिकल वाले ने भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होती है. तो बच्चों आप बताओ कि ऊष्मा क्या होती है. व्हाट इज डिफाइंड, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हीट, ऊष्मा की परिभाषा बताओ बच्चों. अगर जैसी आपको आती है वैसे बता दो, फिर मैं बताऊंगा आपको कि हीट वाक्य में कहते किसे हैं. हमें यह नहीं पता होता कि हम इसको इलेबोरेट ही नहीं कर पाते कि हीट क्या होती है. आज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों. फटाफट आप भी चैट सेक्शन के अंदर हीट बताएं कि ऊष्मा क्या होती है. ऊष्मा क्या होती है, व्हाट इज ऊष्मा. ओके जल्दी बताओ, फिर मैं बताता हूं आपको. बच्चों आपके सामने ये देखो, एक चाय की प्याली है, एक चाय की प्याली है, इसके अंदर से चाय आ रही है. चाय इसको बोल दो ए कप ऑफ टी, ए वाटर ऑफ टी, है ना. एक कप ऑफ वाटर या एक कप ऑफ टी. एक चाय की एक प्याली है जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी चाय डाली जा रही है और ये चाय कैसी है, हॉट की फॉर्म में, यानी गर्म है ना. इसका टेम्परेचर कैसा है, इंक्रीज फॉर्म में है. मान लीजिए ये चाय मैंने बनाई और सुबह सुबह चाय पीने बैठा. आप सारे चाय पीते हो सुबह सुबह. टी मैंने ली और टी बनाने बैठा और टी को मैंने पीना स्टार्ट किया. जब मैंने देखा कि इसका टेम्परेचर कैसा होता है कि आपने टी बनाई, आपने चाय बनाई, आप हाथों हाथ उसको पी सकते हो क्या? जल्दी बताओ. क्या आप चाय बॉइल्ड टी जो होती है, उबली हुई जो चाय होती है, क्या उसे आप हाथों हाथ पी सकते हैं? नहीं, आप नहीं पी सकते, क्योंकि चाय बहुत ज्यादा गर्म होती है. क्यों गर्म होती है वो? क्योंकि हमने उसको बॉयल किया होता है 100 डिग्री अबव द उसको बॉयल किया होता है और काफी गर्म होती है. हम उसको हाथों हाथ नहीं पी सकते, इनहेल नहीं कर सकते, इनटेक नहीं कर सकते, उसको पी नहीं सकते, है ना. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है. मान लो कि मैं ये कहता हूं कि जो आपने टी बॉयल की है, द बॉयल टी टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, हम इसको हाथों हाथ नहीं पी सकते क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई है. आपने क्या किया, इस चाय को रूम टेम्परेचर पर रख दिया, इसको रूम में रख दिया कि आफ्टर सम टाइम बाद मैं चाय पीऊंगी या पीऊंगा. 80 डिग्री सेल्सियस पे आपने क्या किया, चाय का कप रख दिया, यहां कप पड़ा है और चाय रख दी मैंने. आफ्टर सम टाइम बाद क्या होगा कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होना शुरू होगा बच्चों, बताओ चैट सेक्शन के अंदर. कुछ समय बाद इसके तापमान में क्या परिवर्तन आएगा, कमी होगी या वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट लगेगा या डिक्रीमेंट लगेगा? जल्दी बताओ फटाफट. वी नो दैट
वी नो दैट, हम जानते हैं कि रूम का टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है इन नॉर्मल, इन जनरल। ये बोली जाती है बात, किसी की रूम का अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ये बात बोली जाती है इन जनरल वी कॉल कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे आपने चाहे लंबे टाइम के लिए छोड़ दी उसको, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम बाद इसका टेम्परेचर डाउनफॉल आकर के 25 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। 80 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। इसका मतलब सारी की सारी जो एनर्जी तो 80 डिग्री से 25 में आया, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज आया। क्या आया, टेम्परेचर में चेंज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में परिवर्तन आया। इसका मतलब उस टाइम क्या हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज हुआ है। किसके साथ, विद सराउंडिंग, विद वातावरण, विद एनवायरमेंट, वातावरण के साथ, एनवायरमेंट के साथ कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज हुआ है, जिसके कारण टेम्परेचर में डाउनफॉल आया है, तापमान में कमी आई है। इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। किसके साथ हुआ है, आपको पता है कि सारी की सारी जो है ना दुनिया में एनर्जी की फॉर्म है। चाहे ये जो चाय बनाई है इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, इसने कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी दी होगी। किसको, एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट को इसने अपनी एनर्जी को त्याग दिया, ऊर्जा को रिमूवल कर दिया अपने में से, तभी इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसका मतलब हम ये बात समझते हैं कि टेम्परेचर में जो चेंज आया, उस टाइम जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ वो सराउंडिंग के साथ हुआ है। बच्चों यहां तक बात समझ में आई, जल्दी बोलो, जान समझ में आई। तो इसका मतलब ये हुआ क्या है बच्चों, जब भी एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई कंपोनेंट या कोई भी सिस्टम, मैंने इस चाय को सिस्टम मान लिया, अगर वो एनर्जी का एक्सचेंज करता है, अगर वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है और वो एनर्जी के कारण, उस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के कारण उसके टेम्परेचर में चेंज आता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, इट इज कोल्ड हीट कहा जाता है। मैं अभी इसको इलेबोरेट करूंगा वन लाइन के अंदर, उसी को उष्मा कहा जाता है। समझ आ गया बच्चों, समझ में आया। ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन टेम्परेचर, जिसके कारण तापमान में परिवर्तन आता है। अगर टेम्परेचर में चेंज आया तो वो हीट है, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आया तो वो हीट नहीं है। हिंदी में बात करूं, उष्मा का वह प्ररूप है जो है, सॉरी, उष्मा जो है ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण तापमान में परिवर्तन आ जाता है। अगर तापमान में परिवर्तन आ गया तो वो उष्मा है। अगर इसको मैं वन लाइन में डिफाइन करूं, इट इज ए फॉर्म ऑफ एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। समझाइए बच्चों बात, इट इज ए फॉर्म ऑफ एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस। ऊर्जा का वह रूप जिसके स्थानांतरण या विनिमय से तंत्र के तापमान में परिवर्तन आता है। तापमान में परिवर्तन आता है। अगर तापमान में परिवर्तन आएगा तो ऊर्जा का वह रूप, द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज हीट, उसको उष्मा कहा जाएगा। बच्चों बात समझ में आई, मतलब यहां से कोई ना कोई ऊर्जा निकल रही है, मैंने इसको मैंने सम टाइम के लिए मैंने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया इस कप ऑफ टी को। जैसे ही मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ा, इसका टेम्परेचर जो 80 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसका मतलब ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण तापमान में परिवर्तन आ रहा है, मतलब जो क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, किसका, एनर्जी का, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। अब वह ऊर्जा का रूप ही हीट कहलाता है। समझ आई बच्चों बात, मतलब क्या है कि एनर्जी का वो विच टाइप जिसके कारण तापमान में परिवर्तन आए, ऐसी ऊर्जा जिसके कारण तापमान में परिवर्तन आए, चाहे वो ट्रांसफर हो रही है चाहे वो एक्सचेंज हो रही है, हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी ऊर्जा या एनर्जी, विच टाइप ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन टेम्परेचर, इट इज नोन एज हीट, उसको उष्मा कहा जाएगा। तो ये हमने लिखी डेफिनेशन, इसको नोट कर लो बच्चों फटाफट, हाथों हाथ। मैं चलता हूं आगे। अब आता है कि सेकंड फॉर्म आती है, हीट इज डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। उष्मा ऊर्जा का एक अव्यवस्थित रूप है।
कैसे अव्यवस्थित रूप है? सिंपल सी बात है बच्चों, क्या आपने कभी पानी गर्म किया कंटेनर के अंदर? ये देखो आपके सामने आ रहा है, कंटेनर के अंदर पानी गर्म करते ही मम्मी गैस पे पानी रखो, मैंने बाथ लेना है, मैंने नहाना है, फटाफट हमें कॉलेज जाना है, हम क्या हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। ऐसा होता है कि गैस पे पानी रखा, पूरा का पूरा पानी गर्म हो गया, पूरी की पूरी जो वाटर था वो उसमें हीट आ गई और वो पूरा का पूरा क्या हुआ, गर्म हो गया, बॉयल हो गया। ऐसा होता है कभी क्या? ऐसा होता है कभी क्या? नहीं होता। आप कभी भी वाटर को पानी के मतलब कंटेनर में भर करके फिल करके आप गैस स्टोव के ऊपर रखो, आप नोट करोगे नीचे वाला जो पानी होगा ऑन द बॉटम, जो बॉटम पर पानी होगा और जो टॉप वाला पानी होगा, इसके अंदर डिफरेंस होगा टेम्परेचर में। नीचे वाले जो पानी होगा उसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, लेकिन ऊपर वाले का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ज्यादा नहीं होता। इसका मतलब कहीं तो हीट ज्यादा मिल रही है, कहीं हीट कम मिल रही है। इसका मतलब ये एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म है, एक अव्यवस्थित फॉर्म, अव्यवस्थित अवरूप है उसका, किसका, ऊर्जा का। समझ आई बच्चों बात? अगर ऐसा होता कि हीट इज ऑर्डर्ड फॉर्म, उष्मा एक ऊर्जा का व्यवस्थित रूप होता, तो अपने गैस पे पानी रखते, 1 मिनट के अंदर पानी गर्म होता और अपने तुरंत नहा करके बाथ लेकर के अपने कॉलेज आ जाते। ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए बोलते हैं हीट इज डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आपको एक एग्जांपल और दूं, आपने क्या किया, एक लोहे की रोड ली, आपने आयरन की एक रोड ली, है ना, एक आयरन की आपने छड़ ली, उसको आपने गैस के ऊपर रख दिया, क्या आपको गर्म फील होगा? क्या हाथों हाथ तुरंत गर्म फील होगा? नहीं, धीरे धीरे वो आयरन की रोड आफ्टर सम टाइम बाद वो क्या होगी, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो धीरे धीरे गर्म होगी, फिर आपको थोड़ा सा वहां टेम्परेचर इंक्रीज हुआ फील होगा, तापमान बढ़ा हुआ फील होगा। इसका मतलब ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म है, कहीं तो बहुत ज्यादा क्या हो रही है, गर्म हो रही है, कहीं बहुत कम गर्म हो रही है, कहीं तो हीट ज्यादा है, कहीं हीट क्या मिल रही है, कम मिल रही है। इट इज ए फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर्ड। समझे बात को? हीट इज डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हमने बात की, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। बच्चों बात समझ में आई? इसलिए इसको बोलते हैं डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमने 2 एग्जांपल लिए, तो कंटेनर वाला और एक लिया हमने आयरन की रोड वाला। तो दैट इज डिसऑर्डर्ड फंक्शन या फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। समझे बात को? ये हम बोलते हैं। बच्चों आपको बात समझ में आई कि हीट क्या होती है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एंड एक्सचेंज, इट इज फॉर्म ऑफ एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी की वो फॉर्म है जिसको ट्रांसफर करने पर तापमान में परिवर्तन आ जाता है। मान लो मैं कहता हूं कि ये 80 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर, लेकिन ये एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? सराउंडिंग, S4 सराउंडिंग के साथ, यानी वातावरण के साथ, यानी पार्श्विक के साथ कर रहे हैं। तो लेकिन टेम्परेचर में डाउनफॉल नहीं आ रहा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो क्या उसको हीट बोलेंगे? क्या उसको हीट बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे। अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा, तापमान में परिवर्तन आएगा, तो वो उष्मा है। अगर तापमान में परिवर्तन है तो वो उष्मा नहीं है, हीट नहीं है। हमें नहीं पता, वो कोई ना कोई ऊर्जा है, कोई ना कोई तो ऊर्जा है वो, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन सी ऊर्जा है, लेकिन वो हीट नहीं है। अगर हीट वही होगी, वही टाइप ऑफ एनर्जी होगी जिसको एक्सचेंज करने पर, जिसको ट्रांसफर करने पर उसमें तापमान में, टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाए। इट इज हीट, इट इज हीट। समझे बात को? चले आगे, नया टॉपिक शुरू हो रहा है। हीट से हीट कैपेसिटी की तरफ जा रहे हैं, उष्मा से उष्माधारिता की तरफ जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में समझाता हूं। बच्चों मान लो मैंने क्या लिया, एक गिलास ऑफ वाटर लिया मैंने, एक भरा हुआ गिलास का पानी लिया मैंने, ओके। इसका टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर पे ये पड़ा था, और आपको बताया कि सर्दियों में, अब तो वैसे भी कोरोना फैल रहा है, तो पानी को गर्म करके हल्का सा गुनगुना पानी यानी ल्यूक वाटर पीना चाहिए आपको, है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस का इसका टेम्परेचर था। मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने इसको गर्म किया ऑन द गैस स्टोव, और इसका टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्या मैं 25 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन की फॉर्म में लिखूं तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 298 केल्विन। अगर मैं इसको गर्म कर रहा हूं, अगर वो 25 से 26 हो रहा है तो 298 से वो क्या हो जाएगा, 299 केल्विन हो जाएगा। बच्चों इसमें कोई फर्क है क्या? बताओ बच्चों, 298 केल्विन से 299 केल्विन हो रहा है, तो कोई डिफरेंस में कोई फर्क आ रहा है? अंतर में कोई फर्क आ रहा है? जितना ये बढ़ेगा उतना ही वो बढ़ेगा, है ना। हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, वो 273 केल्विन का स्केल होता है, ये पता है हमें। 0 डिग्री अगर वो होगा, सेल्सियस का स्केल होगा, पैमाना होगा,
तो वो 273 केल्विन का पैमाना होगा, केल्विन की फॉर्म में, ये डिग्री सेल्सियस की फॉर्म में। इसका मतलब कोई फर्क नहीं होगा, अगर उसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही वो बढ़ेगा। बच्चों यहां पे बात समझ आई, कोरोना बढ़ रहा है, मुझे पानी पीना है, गर्म करके पीना है, इसलिए मैंने क्या किया, एक गिलास ऑफ वाटर लिया और उसको मैं गर्म करना शुरू कर दिया मैंने, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक मैंने इसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज किया, है ना। तो अब हुआ क्या कि पानी गर्म हो गया और मैंने पी लिया और मैं कोरोना से बचता रह गया, क्योंकि आपको पता है कि गर्म पानी पीने से कोरोना नहीं होता, आपको कोई भी बीमारी नहीं होती, कोई भी डिजीज नहीं होती। लेकिन हमने यह सीखा क्या, बच्चों सिंपल सी बात है, एक बात याद रखना कि हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, उष्मा को धारण करने की क्षमता, यानी कैपेसिटी, हीट को कैपेसिटी। अब हुआ क्या कि यहां 25 डिग्री सेल्सियस से मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया 26 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट, अमाउंट ऑफ हीट, 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट या अमाउंट ऑफ हीट, इट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा ही उष्माधारिता कहलाती है। 1 केल्विन या लगा के लिखना तुमने, 1 केल्विन तापमान बढ़ाने के लिए, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर लिक्विड पड़ा है, सॉलिड पड़ा है या गैस पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, अगर 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट, 1 केल्विन तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उष्माधारिता कहलाती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, कैपिटल सी, इसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। अगर मैं इसको डेफिनेशन पढ़ूं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सिस्टम टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन बोला मैंने, उष्मा की वह आवश्यक मात्रा जिससे तंत्र के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन परिवर्तन आ जाए, उसे ही उष्माधारिता कहा जाता है। बच्चों बात समझ में आई, उसे उष्माधारिता क्यों कहते हैं, उसे ही उष्माधारिता कहा जाता है। तो ये वाला आप डायग्राम एग्जाम में बना के आओगे, ऐसे उसको समझा के आओगे कि 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट या उष्मा की आवश्यक मात्रा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट यानी उष्मा की आवश्यक मात्रा ही क्या कहलाती है, उष्माधारिता कहलाती है। ओके, अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इसको कैसे करेंगे मैथमेटिकली, तो आपको पता है कि हम कितना बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जिसमें भी आपको ये बात पता हो कि मैथ्स में एक काम करते होते हैं, जो भी चीज आप 1 करते हो वो डिनोमिनेटर में आता होता है। कोई भी आप 1 डिग्री करते हो या किसी को 1 बनाते हो, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन लिया आपने इसमें क्या क्या लिया है, एक तो आपने लिए हीट ली है, क्या क्या लिया है, एक तो आपने लिए हीट जो हमें रिक्वायर्ड हीट है, किसको चेंज करने के लिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 25 टू 26 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये फिक्स नहीं है कि 25 से 26 ही करना है, आप 28 से 29 कर लो, लेकिन 1 डिग्री इंक्रीज करना है। तो 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट इट इज नोन एज क्यू, स्मॉल क्यू। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पीछे बताया नहीं कि हीट को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, स्मॉल क्यू। एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब स्मॉल क्यू, मतलब क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो रिक्वायर्ड हीट की वैल्यू क्या है, क्यू। और क्या चाहिए आपको, सी का मतलब क्या होता है, हीट कैपेसिटी, है ना। और क्या चाहिए आपको, टेम्परेचर में चेंज करना है आपको। टेम्परेचर पहले क्या था, T2, T1 से T2 लेके जा रहे हो आप, तो इसको बोलते हैं T1 से T2 मतलब डेल्टा टी निकाल रहे हो आप, है ना। तो एक चाहिए हमें डेल्टा टी, ये हमें 3 टर्म्स हमें चाहिए टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या बन के आता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी इतने तापमान में परिवर्तन लाने के लिए रिक्वायर्ड हीट इट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। इसको मैंने मैथमेटिकली आपको लिख करके बताया है, ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है मैथमेटिकली। ओके बच्चों, इसको नोट कर लो फटाफट, शाबाश बच्चों, इसको नोट कर लो। ये इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला निकल के आया है बच्चों आपके सामने, इसको क्रिएट कर दो। सिर्फ आपने फॉर्मूला लिखना है कि क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी।
यानी इतने तापमान में परिवर्तन लाने के लिए ऊष्मा की आवश्यक मात्रा ऊष्माधारिता कहलाती है। अगर मैं बोलूं डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, जो तापमान में परिवर्तन आ रहा है वो आ रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, तो हीट जो आपने उस टाइम हीट दी है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आपने हीट दी है, उष्मा दी है, उसी को क्या बोलते हैं अपने हीट कैपेसिटी बोलते हैं। C इज इक्वल टू क्यू के इक्वल आ जाएगा स्मॉल क्यू के, है ना। जो आपने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट इट इज इक्वल टू C इक्वल टू क्यू, जो हीट देंगे वही ऊष्माधारिता होगी, वही हीट कैपेसिटी होगी। बच्चों बात समझ में आई आपको? इसका मतलब हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, अगर इसको मैं लिखूं वर्ड्स की फॉर्म में, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, ये फॉर्मूले को आप बॉक्स के अंदर बंद कर लो। ये निकला ऊष्माधारिता बराबर ऊष्मा बटा तापमान में परिवर्तन। आगे हमें क्या निकालनी है इसकी, आगे हम क्या निकालेंगे इसकी, फटाफट इसको नोट कर लो बच्चों, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम निकालने जा रहे हैं यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों, द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी यानी ऊष्माधारिता की इकाई निकालने जा रहे हैं। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू की वैल्यू क्या होती है आपको पता है कि क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू को हम जूल में कैलकुलेट करते हैं, हमेशा हीट को जूल में क्या करते हैं कैलकुलेट, JOUL जूल, और टेम्परेचर मतलब क्या होता है केल्विन। अगर इसको केल्विन में मेजर करें तो जूल पर केल्विन आ गया, है ना। अगर मैं इसको मेजर करूं कैलोरी के अंदर तो इसका मात्रक क्या आएगा, इसकी यूनिट क्या आएगी, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ये भी आ सकती है, जो मर्जी लिख दो, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो ये इसकी क्या आ गई, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। ये दो आ सकती है, एक तो जूल पर केल्विन और एक कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ये इसकी दो यूनिट आती है बच्चों, नोट कर लो, द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता की इकाई। ये हमने बात की। ओके बच्चों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, वाई, क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे आपके, वाई इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जल्दी बताओ फटाफट, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों होती है, इंटेंसिव क्यों नहीं होती, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाई। यह ऊष्माधारिता एक मात्रात्मक गुण क्यों है, मात्रात्मक गुण क्यों है, ये गुणात्मक गुण क्यों नहीं, गहन गुण क्यों नहीं, जल्दी बताओ फटाफट। सिंपल सी बात है बच्चों, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया मैंने, आपको बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस से मैंने 26 डिग्री सेल्सियस करना है टेम्परेचर को। एक मैंने ले ली बकेट, ले ली बाल्टी, ले ली भर के, इसका भी टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस करना है। तुम खुद बताओ मुझे कहां ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इंक्रीज करने के लिए मुझे कहां ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। मतलब बकेट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस करना है और ग्लास ऑफ वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 26 करना है, तो मुझे कहां ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। बच्चों आपको पता है बकेट का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास ऑफ वाटर, समझे बात को। लेकिन हमें बढ़ाना दोनों का 1 डिग्री है, लेकिन दोनों के मास में फर्क आ गया, यहां मास ऑफ वाटर ज्यादा है, यहां मास ऑफ वाटर कम है। ग्लास के कंपैरिजन में बकेट का जो मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की मात्रा और उसका भार ज्यादा है, तो भार ज्यादा है तो हमें यहां पर ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ेगी। यहां तो आप 1 मिनट के अंदर यानी विद इन 2 सेकंड, विद इन 3 सेकंड के अंदर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां पहुंचना, यहां अप्रोच करना थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। इसका मतलब यहां पर आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, यहां पर आपको हीट कम देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू बकेट, यानी एज कंपेयर टू बाल्टी। बाल्टी के कंपैरिजन में, बाल्टी की तुलना में आपको ग्लास के अंदर हीट कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब इट इज डिपेंड अपॉन द मास एंड साइज ऑफ द बकेट या मास ऑफ द बकेट, मतलब जो उसके अंदर वाटर कंटेंट है उस पर डिपेंड करती है, यानी उसकी अमाउंट ऑफ वाटर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब कैसी प्रॉपर्टी है, जल्दी बताओ। हाँ, इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट लगा के लिख लो बच्चों कि इट इज ए
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यह मात्रात्मक गुण होता है। और कारण तुम समझा देना एग्जांपल दे करके। बच्चों सारे हाथों हाथ नोट्स बनाते जाओ, वन लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक लाइन समझा रहा हूं साथ के साथ विद एग्जांपल। ओके चले आगे। ये हमारा एग्जांपल हुआ कंप्लीट किसका, हीट कैपेसिटी का। हमने हीट कैपेसिटी की सारी बातें हमने समझ ली विद डेफिनेशन। आगे आ रहा है टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी करने जा रहे हैं। बच्चों एक बात बता दूं कि हीट कैपेसिटी सॉलिड एंड व लिक्विड के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है। देखो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए एक होती है एंड गैस के लिए अलग होती है। हीट कैपेसिटी टू टाइप्स की होती है, सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग, फर्स्ट पॉइंट 0 एंड सेकंड पॉइंट गैस के लिए अलग। तो हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड या लिक्विड, हीट कैपेसिटी फॉर गैस के लिए अलग अलग होती है। अगर मैं पहला पॉइंट डिस्कस करूं आपसे तो हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, इसके लिए बात करूं तो आपको पता है कि इसमें जो डिफाइन किया जाता है हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड और लिक्विड, इसको एस से डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड बाय एस। एस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है। क्या कहता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। हीट कैपेसिटी एक जनरल टर्म है। जब मैं बोलूं स्पेसिफिक हीट का मतलब इट मीन हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। बच्चों सिंपल सी बात है, मैं बताता हूं कि हीट कैपेसिटी दो प्रकार की होती है, सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग होती है, गैस के लिए अलग होती है। मतलब टोटल टू टाइप्स है, सॉलिड और लिक्विड एंड गैस के लिए। जो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए होती है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं बोलूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मतलब क्या है, इट मीन आप बात कर रहे हो सॉलिड और लिक्विड की हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हो। अगर मैं बात करूं विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसका मतलब आप ठोसों और द्रवों के लिए ऊष्माधारिता की बात कर रहे हैं, जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस, है ना। तो इसका मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है द हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, इट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसकी मैं डेफिनेशन डिफाइन करने वाला हूं आपको। आगे चलते हैं। ये देखो बच्चों आपके सामने आगे स्क्रीन पे डेफिनेशन नोट कर लो। द हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड या और लिक्विड, ठोसों एवं द्रवों के लिए ऊष्माधारिता, और क्या बोलती है इसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। अगर दिमाग में क्वेश्चन आए कि विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसका मतलब ठोसों और द्रवों की ऊष्माधारिता की बात हो रही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करने जा रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड एंड, अब डेफिनेशन आइए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, एंड इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू 1 ग्राम सॉलिड और लिक्विड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 केल्विन। बच्चों बात समझ में आई आपको। मैंने यहां पर मास को कांस्टेंट कर दिया, मास को स्पेसिफाई कर दिया, मतलब मास को बना दिया 1 ग्राम, वन बना दिया 1 ग्राम। अगर आप किसी चीज को स्पेसिफाई करते हो, किसी चीज को 1 बनाते हो, किसी चीज की यूनिटी में चेंज करते हो, तो वो स्पेसिफिक वर्ड वहां जुड़ जाता है, वहां विशिष्ट शब्द जुड़ जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ा विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि हमने यहां पर मास को कांस्टेंट कर दिया, द्रव्यमान को नियत कर दिया, है ना। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो द्रवों एवं ठोसों के लिए ऊष्माधारिता ही विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। अर्थात किसी 1 ग्राम द्रव या ठोस पदार्थ में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तापमान परिवर्तन करने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा ही विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। बच्चों सिंपल सी बात है, मैंने क्या लिया, इसके अंदर मैटर लिया 1 ग्राम। मैंने क्या किया कि 1 ग्राम कोई मैंने पदार्थ भर लिया, चाहे वो सॉलिड है चाहे लिक्विड, चाहे वो कप वो कप ऑफ टी है, उसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस करने के लिए द रिक्वायर्ड हीट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब समझेगा आप बात को, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड हीट इट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। लेकिन 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों बात समझ में आई आपको? एक टर्म टू टर्म जुड़ती जा रही है, लाइन से लाइन बनती जा रही है, नोट से नोट्स बनते जा रहे हैं, है ना? टर्म से टर्म क्लियर हो रही है। बच्चों आपको टर्म सारी जोड़ते जाना है और आपको समझते जाना है। मैं सिंपल सा बोलता हूं कि 1 ग्राम कोई पदार्थ है, 1 ग्राम कोई पदार्थ है, 1 ग्राम पहले सिंपल सी बात है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? अपने ऊष्माधारिता बोलते हैं। समझे बात को? लेकिन 1 ग्राम पदार्थ की मात्रा जिसको तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है ना? बात समझ में आई? हम चले थे हीट से, सिंपल सी बात है, हम चल रहे थे हीट से। हीट का मतलब क्या है? वो टाइप ऑफ एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ द 1 ग्राम सब्सटेंस इट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं डिफाइन करूं तो चेंज इन टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल विच टाइप ऑफ एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर इज which type of energy which is responsible for change in temperature it is known as heat. Change in temperature is 1 degree Celsius it is known as specific heat. Change in temperature 1 degree Celsius and of the 1 gram substance it is known as specific heat capacity. समझे बात को? हिंदी बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? ऊष्मा का मतलब क्या होता है? वह ऊर्जा का प्रकार जो तापमान में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है ऊष्मा कहलाती है। अगर वो 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बढ़ोतरी करे इसका मतलब वह क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता कहलाती है। अगर वो 1 ग्राम पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तापमान में वृद्धि करती है तो विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। बच्चों सारी बात समझ में आई आपके? चलूं आगे। मुझे लगता है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। आगे हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? आगे हम बात करने जा रहे हैं इसके बारे में, इसका मैथमेटिकली फॉर्म देखते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें सबसे पहले ये बात पता है कि इसमें हमने टोटल 4 टर्म्स का यूज किया। एक तो हमने किया चेंज इन टेम्परेचर जिसको हम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। एक हमने किया हीट का यानी ऊष्मा का जिसको हमने क्या करते हैं? जो हमें रिक्वायर्ड है आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। थर्ड हमने क्या लिया? मास लिया। कितना लिया? एम लिया, 1 ग्राम। एक हमने टर्म यूज की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको अपने किससे करते हैं डिनोट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम किससे करते हैं डिनोट? एस से करते हैं। एक एस, एक एम, एक क्यू और डेल्टा टी। ये टोटल हमारे पास 4 टर्म्स आ गई। अब इसको हमने कैसे इससे फॉर्मूला बनाना है वो देखते हैं आगे। बच्चों आपको पता है कि जो चीजें आप 1 करते हो, जैसे आपने टेम्परेचर किया 1 डिग्री सेल्सियस यानी चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, आपने मास के लिए 1 ग्राम ले लिया। जो भी आप 1 करते हो ना वो हमेशा अपोन में आता है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, वो हमेशा हर में आता है। जो भी आप एक करते हो ये मैथ में एक सिस्टम होता है। अगर हम बात करें मैं स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट करूं, हाउ टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट, हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो मैं कैसे लिखूंगा? स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर यानी इतना तापमान में परिवर्तन लाने के लिए, इतने टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए इन कितने 1 ग्राम सब्सटेंस इनटू एम, ऊपर क्या आएगा? रिक्वायर्ड हीट। समझे बात को? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एम मास यानी 1 ग्राम पदार्थ में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन, डेल्टा मतलब क्या था? परिवर्तन, चेंज लाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या आया? S इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इसके इनटू में निशान लगा दो। इसको अगर मैं बोलूं कि M इज इक्वल टू 1 ग्राम जो कि हमने लिया है, M मास इज इक्वल टू 1 ग्राम, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस, देन उस टाइम जो हीट रिक्वायर्ड होगी इट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो उस टाइम जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो स्पेसिफिक हीट के इक्वल होगी। बच्चों बात समझ में आई? जल्दी बोलो फटाफट।
समझ आई बच्चों बात आपको? तो हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया, S इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये हमारे बहुत काम आएगा बच्चों। अगर आपने ये फॉर्मूले कर लिए तो आगे आपको डेरिवेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं मेडिकल वालों के लिए, क्योंकि नॉन मेडिकल वाले ये थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी पढ़ के आते हैं, तो इनको दिक्कत नहीं आती है। एस एम डेल्टा टी, ये हमारा एक फाइनलाइज फॉर्मेट निकल के आ गया, इसको नोट कर लो। ये किसके लिए है, फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, वो तो पता ही है हमें, है ना। तो ये हमारे आ गया। अगर हम इसकी निकालें, यूनिट निकालें, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट निकालें इसकी, तो क्या निकल के आती है? अगर इसकी यूनिट मैं निकालूं तो क्या निकल के आएगी बच्चों, द यूनिट ऑफ एस यानी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता की हम क्या निकालें, हम निकालते हैं इसकी इकाई। तो आपको बताया क्यू क्या आता है इसका भाई बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट क्या आएगी इसकी। हमें बताया एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, इसका फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि जो हीट होती है उसको हम कैलोरी में भी उसको हम जूल में भी मेजर करते हैं, और इसको हम वेट को हम ग्राम में भी मेजर करते हैं, इसको हम टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं। तो क्या होगी, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आ गई इसकी। अगर मैं लिखूं इसकी और फॉर्म, इसको मैं कैलोरी में मेजर करूं कैलोरी के अंदर, और इसको मेजर करूं मैं ग्राम के अंदर, और इसको मेजर करूं मैं केल्विन, तो केल्विन पर ग्राम केल्विन, है ना, ये आगे निकल के। अगर मैं एक तो ये हो गया हमारा, अलग अलग लिख सकते हो आप। एक हमारी क्या आ सकती है, थर्ड वन लिखूं मैं तो जूल ग्राम केल्विन। एक और लिखूं तो जूल केजी केल्विन। तो आप जो मर्जी लिख लो बच्चों, ये सारे मात्रक आगे। हम हीट को जूल के अंदर भी मेजर करते हैं, हम हीट को जूल के अंदर भी मेजर करते हैं, और हम इसे कैलोरी के अंदर भी मेजर करते हैं। हम टेम्परेचर को केल्विन या डिग्री सेल्सियस के अंदर भी मेजर करते हैं। तो ये आप सारे यूनिट बना सकते हो। हम मास को ग्राम, वैसे तो ग्राम ही लेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्राम की, यहां केजी तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो हम बात ही ग्राम की कर रहे हैं, तो इतना क्या करने की जरूरत है। तो मास को हम किसमें लेंगे, ग्राम में लेंगे। अब इसकी बना दो आप इकाई, तो इकाई क्या बनेगी इसकी, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल कैलोरी पर ग्राम केल्विन, जूल ग्राम पर केल्विन, है ना, जूल पर ग्राम केल्विन। ये हमारी सारे मात्रक आगे, ये 3-4 मात्रक जो है बना करके आप लिख देना। ये हमारा कंप्लीट हुआ टॉपिक। आज हम इतना ही करें बच्चों, एक हालांकि मैंने नया टॉपिक शुरू करवाना है आपको, बाकी टॉपिक हमने कल करेंगे। हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया, हमने क्या किया, हमने आज फर्स्ट टाइप डिस्कस कर लिया। कौन सा डिस्कस किया, हमने किया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। कल हम करेंगे गैस के लिए, आज हमने ये वाला कंप्लीट कर ली बात, तो कल हम गैस के लिए करेंगे। तो हमारा गैस के लिए करके आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज इतने हुआ बच्चों, सारी बात समझ में आई आपको? जिसको लगे वो बार बार रिवाइज करता जाएगा और उसको समझता जाएगा। ओके बच्चों, मैं क्लास का एंड कर रहा हूं, मिलते हैं कल। थैंक यू बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।